नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मार्टिन लूथर द्वारा पंचांतीय थीसिस की रचना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1517 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नेशियस लियोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 में इस संस्था की स्थापना हुई थी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा है? तो ब्राजील वुड पेड़ के नाम पर बच्चों ब्राजील देश का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से और घुमा करके पूछा जा सकता है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा, ब्राजील देश का नाम एक पेड़ के नाम पड़ा है और उस पेड़ का नाम क्या है बच्चों? ब्राजील वुड। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुज्को। कहीं कहीं पे आपको कुस्को भी लिखा मिल सकता है बच्चों, तो कंफ्यूज आप लोग मत करिएगा। कुज्को और कुस्को दोनों आपका एक ही है। तो इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? कुज्को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति आपका 1780 के दशक में और 1850 के दशक में हुआ था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लुजिज्म आंदोलन कब हुआ? तो लुडिज्म आंदोलन आपका 1811 से लेकर के 1817 के बीच में हुआ था बच्चों। उसके बाद सातवां प्रश्न बच्चों, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग आपका आधुनिक चीन के संस्थापक थे बच्चों। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे खत्म हुआ बच्चों। अब 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न चलेगा बच्चों, और ये आपका 3-3 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 8वां प्रश्न है, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या है? तो देखिए बच्चों, चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहा जाता था। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप करे बच्चों, चर्च के द्वारा एक प्रकार का दस्तावेज जारी किया जाता था, तो उस पाप से उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने के लिए उसी दस्तावेज को क्या कहा जाता था? पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज कहा जाता था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न है, एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका कहां का था बच्चों? इराक की सभ्यता थी। और जो एज़टेक की सभ्यता है वो कहां की सभ्यता थी? आपकी अमेरिका की सभ्यता थी बच्चों। तो इसकी आपको यहां पे तुलना करना है। तो देखिए बच्चों, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई थी, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई थी। मतलब अंतर आपको इसमें क्या क्या था वो आपको लिखना है। देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, लेकिन जो एज़टेक की सभ्यता के लोग थे बच्चों वो सिर्फ कृषि जानते थे, पशुपालन नहीं जानते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक में विकसित हुआ था बच्चों, वो कैसी सभ्यता थी? कांस्यकालीन सभ्यता थी, जबकि जो एज़टेक की सभ्यता थी वो ऐतिहासिक युग की सभ्यता हुआ था इसका विकास। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका, मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यता में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। लेकिन ये सिमिलरिटी थी दोनों में, क्या कि दोनों में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था बच्चों। क्लियर है? इतना ही लिखिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा 3 पॉइंट लिखने से। उसके बाद देखिए, 10वां प्रश्न है आपका, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस किया? तो देखिए बच्चों, क्या क्या कारण थे उसको देखिए। निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस किया था। तो पहला कारण है बच्चों, ये जो लोग चाहते थे कि अपना ईसाई धर्म, जो यूरोप में आपका ईसाई धर्म का काफी प्रचार प्रसार था, ठीक है, वहां के लोग ईसाई धर्म को मानते थे, तो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो देखिए, पहला कारण वही है, अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और दूसरा कारण क्या था बच्चों, कि अपना व्यापार करना चाहते थे। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जो वास्को डी गामा आया था भारत बच्चों, कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। तो किस लिए आया था? वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए ही आया था बच्चों। तो दूसरा कारण क्या था? विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। तीसरा कारण था बच्चों,
उन्हें पता चल गया था कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। मतलब हम उन लोगों से जो अनजान देश थे बच्चों, जैसे भारत अनजान था, अमेरिका आपका अनजान था, तो उसके जो संपर्क साधा जा सकता है वो किस प्रकार से साधा जा सकता है? समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही साधा जा सकता है, क्योंकि उस समय तो आपका रोड रूट तो बना हुआ नहीं था। अब जाकर के अभी भी रोड इतना बना हुआ कहाँ है? अभी भी आपका जितना भी व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 कारण थे बच्चों। इतना ही लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11वां प्रश्न, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो नहरों के सापेक्षिक लाभ क्या है और रेलवे परिवहन के क्या सापेक्षिक लाभ है बच्चों, उसके बारे में आपको लिखना है। तो 3 लाभ आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिखिएगा तो अच्छा इंस्पिरेशन जाएगा बच्चों और देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार मारिएगा और लिखिएगा नहरों के सापेक्षिक लाभ। ठीक है, तो पहला क्या लाभ है बच्चों? नहरों के द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाने में काफी सरल हो गया। मतलब जब नहर बने तो उससे क्या हुआ, जो कोयले थे बच्चों और लोहे थे तो उसको जो फैक्ट्रियों तक ले जाने में काफी सरल हुआ, काफी आसान हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, नहरों के द्वारा माल का आयात एवं निर्यात, मतलब माल जो मंगाते हैं और माल जो दूसरे देश में भेजते हैं उससे सबसे सस्ता पड़ता था। मतलब जो अन्य साधनों, जो यातायात के अन्य साधन थे बच्चों, उसमें सबसे सस्ता क्या पड़ता था? नहर ही पड़ता था, जब तक रेलवे नहीं आया था। ठीक है, नहरों के साधन ही पड़ते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहर वासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गया। जब नहरों को क्या क्या बड़े बड़े शहरों से मिला दिया गया बच्चों, तो क्या हुआ? सस्ते साधन, सभी लोग यातायात के सस्ते साधन वहां के जनता को भी उपलब्ध हो गई बच्चों। अब देखते हैं रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ। तो पहला लाभ क्या है बच्चों? रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें परेशानियों से छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो पहले क्या होता था बच्चों, जो नहरों के माध्यम से यातायात करते थे, मतलब यहाँ से वहां जाते थे, उससे काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। लेकिन जब रेलवे परिवहन आ गया, कब आया? 1853 में आया ना भारत में। ठीक है, उससे पहले भी आपका यूरोप में आ गया था, लेकिन 1853 में आपका भारत आया बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो परेशानी होती थी ये नहरों से यात्रा करने में, उससे काफी छुटकारा मिल गया। उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है, रेल संचार सबसे सस्ता एवं सरल साधन है जिससे लोग यात्रा करने में आराम हो गया। ये क्या है? सबसे सस्ता और सबसे आसान से इससे ये मतलब यातायात किए जा सकते थे, यहां से वहां जाया जा सकते थे बच्चों। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, रेलवे संचार के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो गया। जैसे अभी यहां से वहां, जहां देखिए नहरों वाला क्या था बच्चों, जो नहर वाला था आप क्या कर सकते थे, उसमें जो जहां तक आपका पानी रहेगा उसी में आप जहाज ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, पटरी बिछाइए और आप ले जाइए जहां तक आपको ले जाना पड़ता, लेकिन उसके तुलना में ये काफी आसान था बच्चों। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों में इससे पहुंचा जा सकता था। 12वां प्रश्न है, मेजी पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये शायद आपका रिपीटेड प्रश्न है, एक बार और यहाँ पे मैं बता देता हूं। देखिए बच्चों, मेजी पुनर्स्थापन 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम है जिससे जापान में राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान में तेजी से आर्थिक एवं औद्योगिक सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान में के एदो काल का अंत किया और मेजी काल का आरंभ हुआ। तो यही आपका क्या है बच्चों, मेजी पुनर्स्थापन। ठीक है, इससे क्या हुआ जापान में कि इस क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति आपका है, सैन्य क्रांति भी आपका है, ठीक है, और आपका आर्थिक क्रांति है, इससे क्या हुआ, एदो क्रांति का अंत हो गया और मेजी काल का भी आरंभ हो गया। उसके बाद 13वां प्रश्न है बच्चों, 1911 ईस्वी को चीन की क्रांति का क्या कारण थे? 1911 ईस्वी में जो चीन की क्रांति हुई थी बच्चों, उसके क्या कारण थे? तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित कारण थे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। पहला कारण था आपका मंचू राजवंश की दुर्बलता। दूसरा कारण था पश्चात जगत से संपर्क चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, जो पश्चात जगत से संपर्क हुआ था चीनी क्रांति का, ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था बच्चों। तीसरा कारण था आपका एक चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण
था बच्चों? आर्थिक दुर्दशा। जो आपका चीन का 1911 में क्रांति हुई थी, उसके प्रमुख कारण क्या था बच्चों? आर्थिक दुर्दशा इसकी प्रमुख कारण था। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उनके भोजन का इंतजार करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं होता था। यह एक 1911 की चीनी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। मतलब जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रहा था बच्चों, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रकार से क्या हो रहा था? भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे वहां की सरकार, इस वजह से यह क्रांति हुई थी और यह एक प्रमुख कारण था बच्चों। तो 3 कारण आप लोग लिखिएगा। अब चलते हैं 14वां प्रश्न पर। देखिए बच्चों, अब यहां से आपका लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, लॉन्ग प्रश्न आपका 15 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आपका ये 3 ही नंबर का प्रश्न है। देखिए, पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो क्या क्या पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव थे बच्चों, उसको लिखना है। तो देखिए, पहला प्रभाव क्या था? नए नगरों तथा वर्गों का विकास हुआ। दूसरा आपका प्रभाव था बच्चों अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश नवीन संस्थाओं का खोज हुआ। जो अंधविश्वास था बच्चों और अज्ञानता था, उसका विनाश हो गया और नवीन संस्थाओं का स्थानों का खोज हुआ। तीसरा कारण था बच्चों इसका प्रभाव पड़ा कि पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कालों का प्रसार हुआ, ठीक है। यह आपका 3 कारण थे बच्चों। उसके बाद देखिए, अब आते हैं लॉन्ग प्रश्न पर। धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए बच्चों, धार्मिक आंदोलनों के परिणाम यानी कि प्रभाव निम्नलिखित थे। तो पहला क्या प्रभाव था बच्चों? जो धर्म सुधार था, वो धर्म सुधार आंदोलन था, उसके फलस्वरूप उत्तरी यूरोपीय प्रोटेस्टेंट हो गया। क्या हो गया? प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्ववर्त कैथोलिक बन गया, ठीक है। दूसरा कारण देखिए बच्चों, दूसरा क्या प्रभाव था? सो देखिए, धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य भयंकर मतभेद हो गया और वह पारस्परिक वैमनस्य से उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब झगड़ा उत्पन्न हो गया, कलह उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों होते हुए भी प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक के बीच काफी साम्य था, मतलब काफी एक जैसा था बच्चों। साम्य मतलब कह सकते हैं एक तरह से समानता था, ठीक है ना बच्चों। इन मतभेदों होते हुए भी क्या था? समानता था। यह शत्रुतापूर्ण घृणा 30 वर्षीय युद्ध काल, जैसे कि आपका एक कब तक, कितना दिन तक चला था? 30 वर्ष चला था। 1618 से लेकर के 1648 ईस्वी के में चरम सीमा पर पहुंच गई। जनवरी में 30 वर्षीय युद्ध सबसे भयंकरता व निर्दयता के साथ हुआ बच्चों। उसके बाद तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा प्रभाव धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में राष्ट्रों में सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास संभव हो सका। अपने अधिकारों में की वृद्धि एवं सुदृढ़ राष्ट्रीयताकरण के उद्देश्यों से प्रेरित होकर राजाओं ने धार्मिक मतभेद या असंविधानिकता का कठोरतापूर्वक दमन किया। चौथा कारण बच्चों, अद्यपि प्रारंभ में धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बड़ी धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता व शत्रुता का उत्पन्न हुआ, परंतु कालांतर में सैन्य यूरोप के विविध धार्मिक संप्रदायों में पारस्परिक सहिष्णुता, उदारता व सद्भावना का संचार हुआ। तो अब यहां से आप चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे को। देखिए बच्चों, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन यानी कि नौका चालन, जो अब नाव चलन है बच्चों, को सहायता मिली? तो देखिए बच्चों, देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन की सहायता देने वाले निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या कारण था बच्चों? यूरोप महाद्वीप में के बहुत से लोग, जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उनके शासक के द्वारा देशों से सोना चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। इसका कारण था कि उसकी प्लेग और युद्ध। प्लेग जो आपका एक बीमारी था बच्चों, कब फैला था? 1921 में यह प्लेग आपका बीमारी फैला था, ठीक है। और युद्ध के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई, ठीक है। प्लेग एक चूहा से फैलने वाला एक बीमारी है। देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका, संसार के कुछ देश के वासी अपने ख्याति और प्रसिद्धि इस दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे और ऐसा करने में के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पे निकल पड़े। तीसरा कारण है बच्चों, यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, इसलिए दूर दूर के देशों में यात्राएं करने को तैयार थे। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसा समझा जाता है कि व्यापार के समांतर यूरोपीय लोगों का इन देशों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और वे इन धर्म, यहाँ पे रुकिए,
गर्म ही होगा। ठीक है, इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर सकेंगे। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, यूरोप के लोग जो यात्रा कर रहे थे बच्चों, समुद्री यात्रा, उसका मेन कारण क्या था कि वे अपने धर्म का प्रसार करना चाहते थे और दूसरे देशों को लोगों को अपने धर्म में शामिल करना चाहते थे, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में मिलाना चाहते थे बच्चों। क्लियर है? देखिए, इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोग ईसाई बनने से संभावना में भी यूरोप के धर्मांतरण ईसाइयों के को यूरोपीय नौ संचालन कार्यों की ओर से उन्मुख किया बच्चों। क्लियर है? उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न बच्चों, दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया। कैसे जन्म दिया? देखिए, तो दक्षिणी अमेरिका की खोज ने, देखिए दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने किया था? आपका कोलंबस ने किया था बच्चों। दक्षिणी अमेरिका की खोज, अमेरिका का खोज किया था, तो आपका एक प्रकार से आपका दक्षिणी अमेरिका का भी खोज किया था। ठीक है, तो इसने किस प्रकार से यूरोपीय उपनिवेश का विकास हुआ उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित प्रकार से विकास हुआ तो जन्म दिया। पहला है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका की खोज, पुर्तगाल और स्पेन ने भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका की खोज किया, तो वहां से आप पुर्तगाल और स्पेनिश को क्या हुआ बच्चों? भारी मात्रा में सोने और चांदी की प्राप्ति हुई। इसे देख करके फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश भी अमेरिकी महाद्वीप की में अपनी अपनी बस्तियां बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार से उपनिवेशवाद वहां प्राकृतिक दोहन करने के दौर में जिसमें अनेक देश सम्मिलित हो गए बच्चों। मतलब वहां जो उन्होंने सोना चांदी वहां से लेकर के आए बच्चों, तो जो उसका पड़ोसी, देखिए आप कमाने लगिएगा ज्यादा, चाहे पैसा आप अच्छा कुछ करेगा तो आपका पड़ोसी आपसे जलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से स्पेन और पुर्तगाली ने जो सोना चांदी वहां से लेकर के आए, कहां से? दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उसके पड़ोसी देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ठीक है, ये भी जलने लगे कि कहां से आ गया रे बाबा, इसके पास पैसा, तो जाना कि ये दक्षिणी अमेरिका से लेकर के आए, तो ये भी क्या करने लगे? उपनिवेश करने लगे और दूसरे देश में जाने लगे और वहां पे अपनी बस्तियां स्थापित करने लगे। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है, इस क्रम में स्पेन ने मध्य और दक्षिणी अमेरिका में अनेक हिस्सों पर, फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाल ने ब्राजील पर एकाधिकार कर लिया। ठीक है, पुर्तगाल ने किस पर अधिकार कर लिया? ब्राजील पर। इंग्लैंड ने अटलांटिक सागर के तटवर्तीय क्षेत्रों, बस्तियों जैसे कैरेबियन के कुछ टापुओं पर के मध्य अमेरिका में ब्रिटिश होड्रुआस पर अपने प्रभुत्व कायम किया। हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका के हडसन घाटी और तथा कैरेबियन के कुछ द्वीपों सहित गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उपनिवेशवाद की दौड़ में अपना अपना अधिकार जमा लिया। मतलब ये लोग क्या होशियार थे, काफी पहले विकसित हो गया। ठीक है, युद्धवीय क्रांति आ गया था ना, उससे पहले आपका विकसित हो गया था बच्चों ये सब। लेकिन ये विकसित हुआ, पहले अमेरिका को गुलाम बनाया, 300 साल अमेरिका आपका इंग्लैंड का, ब्रिटेन का गुलाम रहा था, यूरोप का गुलाम। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद भारत को गुलाम बनाया। इसी प्रकार से ये लोग क्या किए? गुलाम बनाते चले गए बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी सकारात्मक रही। इन देशों ने सोने चांदी की बाढ़ से आ गई, वहां से सोने चांदी लाने लगे। फलतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकीकरण में काफी बढ़ावा मिला। 1560 ईस्वी में लगभग 40 वर्ष तक सैकड़ों जहाज नियंत्रण दक्षिणी अमेरिका की खानों में सोने चांदी स्पेन लाते रहे। औद्योगिकीकरण के विस्तार से यूरोपीय कारखाने के द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन को तैयार किया गया, जिससे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई। इससे भी उपनिवेशवाद को काफी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी समृद्ध देश उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गए। बहुत ही जल्द अफ्रीका और एशिया के अनेक देश भी विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश बन गया। पहले अमेरिका बना, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के देश बने, उसके बाद आपका एशिया के जो अफ्रीका के देश है बच्चों, जैसे भारत आपका हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये सब देश भी ब्रिटेन जो यूरोप के देश है उसका उपनिवेश बन गया बच्चों। क्लियर है? उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित ये प्रभाव पड़ा, पहले लिख लीजिएगा। पहला क्या प्रभाव पड़ा? रेल मार्ग के विस्तार ने औपनिवेशिक राष्ट्रों के बहुत फर्क दिया। दूसरा प्रभाव पड़ा बच्चों कि रेलवे के परिवहन का एक साधन मिल गया जो पूरी दुनिया में कई हिस्सों में सुलभ था बच्चों, मतलब सुलभ था, एक तरह से आसान था। उसके बाद देखिए, तीसरा था बच्चों, उन्होंने युद्धवीकरण के तरीकों को बढ़ाने के में भी बदलाव किया। चौथा कारण था, वे विविध देशों के हिस्सों में शामिल हो गए और कपड़े को आसानी से लेने में फर्क किया। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, पांचवा पॉइंट है आपका, उन्होंने व्यापार के खुलने का एक हिस्सा व्यापार का खुलने का एक हिस्सा दिया जो तारीख रूप से विनिमय वाणिज्य उसमें तेजी लाए।
इस तरह से यह कहा जा सकता है कि रेलवे ने आने से दुनिया में विशिष्ट राष्ट्र जुड़ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों 19वां प्रश्न है जापान के विकास के साथ साथ वहां के रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोजाना जिंदगी में आई परिवर्तनों को देखा जा सकता है। परिवार की व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार की मुखिया को नियंत्रित में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध एवं संपन्न हुए, परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द में इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं। जो होम शब्द है वो जापानी अंग्रेजी शब्द है बच्चों। नया घर को क्या कहा जाता है? होम कहा जाता है। का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रह करके कमाते और घर बसाते। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के मांग पैदा की। ठीक है, 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों का द्वार शुरू हुआ। 200 येन देन के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों में लोगों ने सस्ते मकान, ये येन क्या है? वहां का एक तरह से कह सकते हैं क्या है? मुद्रा है। ठीक है, येन का मतलब क्या है? मुद्रा समझ लीजिए। रुपया जिस प्रकार से हम लोग 200 रुपया बोलते हैं ना, तो 200 येन वहां पर बोला जाता है। ठीक है, कि येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों ने सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यहाँ एक ऐसे समय जब एक बैंक कर्मचारी उस शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, मतलब बैंक कर्मचारी यानी कि उस शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को मासिक आय 40 येन की मासिक 40 येन की मास था बच्चों, मतलब माह था। ठीक है, प्रति माह था। उसके बाद देखिए, जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पाद जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन एवं मध्यवर्ती परिवारों के प्रभावित किया। ट्रामों में आने वाली आगमन की गतिविधियां आसान हो गई। ठीक है, मनोरंजन के नए नए साधन का आविष्कार हुआ। 1899 में फिल्मों का निर्माण होने लगा और 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। तो ये था आपका जापान के विकास के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव आए बच्चों। तो ये आपका हिस्ट्री का 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सेट 2 आपका इसलिए छूट गया था बच्चों कि इसका दूसरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए थे अपने भाई का मोबाइल में। ठीक है, तो कहीं बाहर चले गए थे, इस वजह से आपका अपलोड नहीं हो पाया, तो वो फिर से डिलीट हो गया। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया। ठीक है, फिर से काफी टाइम देखा, उसका आशा नहीं आए। ठीक है, मतलब शायद लेट लगेगा आने में उसका, मतलब उसका वहां पे क्लास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से सोचा फिर से मैं बना देता हूँ, कितना परेशान करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे परेशान होते कमेंट कर रहे थे, तो सेट 3 आपका पहले से अपलोड हो चुका है, सेट 2 अभी आपका अपलोड हो गया और सेट 1 पहले से हो चुका है। तो हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का भी आपका सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हिंदी इलेक्टिव का सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हिंदी इलेक्टिव का आपका सेट 3 अपलोड करेंगे तो हिंदी इलेक्टिव का भी कंप्लीट हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स का आपका सेट 3 कल अपलोड होगा बच्चों, सेट 2 उसका भी कंप्लीट हो चुका है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स हिंदी लिख दिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सेट 2 कंप्लीट चुका है, सेट 3। तो यहाँ पे आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स का सेट 1 बचा है, सेट 3 बचा हुआ और हिंदी इलेक्टिव का, तो दोनों का ही जल्द अपलोड किया जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।